चलिए देखते हैं बिहार एसएससी। आज देखेंगे सेट नंबर 5 यानी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है, रोशन आनंद सर का, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित है। बिहार एसएससी द्वितीय इंटर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 2023 है। ठीक है, इसमें सेट नंबर 15 नंबर देखेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल सुन लेते हैं। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी से मतलब के लिए बात नहीं की, जिसे अपना माना दिल से माना, पर फिर भी पता नहीं क्यों लोग मुझे ही गलत समझते हैं। इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 5, ठीक है, आज का सेट नंबर 5 है, मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 5 है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अस्थि रोग है? क्या है? निम्न में से कौन अस्थि रोग? इनमें से सभी क्या है? अस्थि रोग है। इनमें से सभी अस्थि रोग है, यानी ऑस्टियोमोलेशियम एवं रिटेक्स, ऑस्टियोपोरोसिस और संधि शोथ, ये सब क्या है? अस्थि रोग है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इनमें सभी अस्थि रोग है, यानी ऑस्टियोमलेशिया एवं रिटेक्स, ऑस्टियोमलेशिया और रिटेक्स के बारे में जानते हैं। यह एक वयस्क व्यक्ति के प्रतिदिन 1 ग्राम कैल्शियम तथा 400 से 800 IU विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अस्थि के कैल्सिफिकेशन के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है, जो आंत से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। वयस्क में कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी से विशेषकर स्त्रियों में अस्थि मृदुता नामक रोग हो जाता है, जबकि बच्चों में इसके अभाव के कारण सूखा रोग हो जाता है। अब देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस यानी ऑस्टियो का अर्थ होता है अस्थि तथा पोरोस का अर्थ होता है मुलायम या छिद्र युक्त होता है। इस प्रकार ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि ढांचे का ऐसा रोग है जिसमें अस्थि संघनता के कम होने एवं अस्थि मज्जा की संरचना के बाह्य हरास से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तथा उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। अब वस्तुतः ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि पुनर्निर्मित प्रक्रिया से संबंध रोग है, जिसमें अस्थियों का क्षय उसके निर्माण की तुलना में अधिक तीव्रता से होती है। ठीक है, अब इस रोग में संपूर्ण कंकाल विशेषतः मेरुदंड प्रभावित होता है तथा कुब्जता की दशा प्रकट होती जाती है। अब बोन डेंसिटोमीटर हड्डी सघनता जांच यंत्र की सहायता से अस्थि खनिज सघनता की जांच करने के पश्चात ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान की जाती है। अब संधि शोध अरिस्टोसिस यानी एक अथवा अनेक संधि का संधि शोध कहलाता है। यह किसी भी आयु के व्यक्ति में पाया जा सकता है, परंतु सामान्यतः प्रौढ़ वृद्ध व्यक्तियों में अधिक होता है। यह 2 प्रकार का होता है, रूमेटोयड एवं ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब दूसरा कम्बम अंगूर को GI टैग मिला है। यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। रीवा के सुंदरमा आम सरबती गेहूं मध्य प्रदेश 2023 में मनामदुराई मिर्दभांड कम्बम अंगूर तमिलनाडु 2023, नागरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़ 2023, रक्त से कारपो सबनी लद्दाख 2023। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में कम्बम अंगूर को GI टैग मिला है? किस राज्य को मिला है? तमिलनाडु को। किसे मिला है? तमिलनाडु को है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? UNDP के द्वारा। चलिए इसके बारे में जानते हैं, मानव विकास रिपोर्ट के बारे में। मानव विकास रिपोर्ट UNDP के द्वारा प्रकाशित की जाती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने 1990 में प्रकाशित अपनी पहली रिपोर्ट मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR में मानव विकास सूचकांक की संकल्पना प्रस्तुत की थी।
अब मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक मानव विकास की एक माप है। मानव विकास सूचकांक किसी भी देश के मानव विकास के संदर्भ में 3 मूलभूत आयामों की माप करता है। ये 3 मूलभूत आयाम है, जैसे लंबा एवं स्वास्थ्य जीवन, जीवन प्रत्याशा, ज्ञान की उपलब्धता, शिक्षा, एक अच्छा जीवन स्तर। मानव विकास को ज्ञात करने के लिए उपयुक्त तीनों आयामों के लिए आकलित सूचकांकों का ज्यामितीय माध्यम लिया जाता है। स का मान 0 से 1 के बीच होता है। सब का मान क्या होता है? 0 से 1 के बीच होता है। अब किसी राष्ट्र के लिए यह मान 0 और 0 के आसपास होना खराब स्थिति या कम विकसित विकास का घोतक है, जबकि 1 के आसपास बेहतर स्थिति या उच्च व संतुलित विकास का घोतक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर रीजनिंग, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ताइवान को अपना क्षेत्र का हिस्सा मानता है? कौन मानता है? चीन मानता है। ठीक है, यानी चीन जो है, चीन ताइवान को अपना क्षेत्र का हिस्सा मानता है। 1949 के गृह युद्ध के बीच चीन और ताइवान अलग हो गए। चीन ने एक देश दो प्रणाली के रूप में जाना जाने वाला एक सूत्र सामने रखा, जिसके तहत ताइवान द्वारा चीन के पुनर्मिलन को स्वीकार करने पर महत्वपूर्ण स्वायत्त दिए जाने का प्रबंधन था। ठीक है, ताइवान ने इस प्रस्ताव से स्वीकार कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? कौन है? गाडगिल आयोग। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। गाडगिल आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। यह पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावकारी बनाने हेतु गठित की गई थी। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय तथा समस्त शक्तियां केंद्र और राज्य के मध्य विभाजित है। केंद्र एवं राज्यों के संबंधों का अध्ययन 3 दृष्टिकोणों से किया जाता है। पहला है विधायी संबंध, भाग 11 अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। प्रशासनिक संबंध, भाग 11 अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक। अब तीसरा है वित्तीय संबंध, भाग 12 अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक। केंद्र संबंध पर गठित प्रमुख आयोग गठन वर्ष रिपोर्ट। प्रथम प्रशासनिक सुधार 1966 में गठित हुआ था, जो कि 1970 रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ था। राजमन्नार आयोग 1969 में गठन हुआ था और 1971 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। सरकारिया आयोग गठन हुआ था 1983 में और रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1988 में। पूंछी आयोग गठन वर्ष है 2007 और रिपोर्ट प्रस्तुत कब किया गया था? 2010 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, अलग शब्द का चयन कीजिए। पीतल क्या है? पीतल सबसे अलग है। ठीक है, पीतल एक क्या? मिश्र धातु, और ये सब क्या है? सब बिना मिश्रण का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, मालाबार अभ्यास का कौन सा संस्करण 21 अगस्त 2023 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ है? कौन हुआ है? 27वां संपन्न हुआ है। मालाबार अभ्यास का 127वां संस्करण 21 अगस्त 2023 को सिडनी के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई सेना, जापान समुद्र आत्मरक्षा बल और अमेरिकी नौसेना के जहाज, पनडुब्बी और विमानों की भागीदारी शामिल है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS कोलकाता, INS सह्याद्री और IPSI समुद्री गतिशी विमान ने किया है। मालाबार अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया था, जिसमें 11 से 15 अगस्त तक बंदरगाह चरण और 16 से 21 अगस्त तक समुद्री चरण शामिल था। अब मालाबार अभ्यास साल 1992 में पहली बार भारत और अमेरिका ने किया था। इसके बाद 2015 में जापान और 2020 में
ऑस्ट्रेलियन नौसेना ने भी इस अभ्यास में भाग लेना शुरू किया। अब परीक्षा उपयोगी तथ्य, महत्वपूर्ण सैन्य संबंधित देश और सेना। ठीक है, एक्वेरियन जो हुआ था भारत और मालदीव में हुआ था थल सेना के द्वारा। एक था जो होता भारत और मालदीव के बीच हुआ था नौसेना के द्वारा। AIME भारत और आसियान देश के बीच हुआ था नौसेना के द्वारा। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था नौसेना के द्वारा। अल मोहद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ था नौसेना। कॉर्पेट हुआ था भारत और थाईलैंड के बीच नौसेना के द्वारा। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था थल सेना। कोंकण जो हुआ था भारत और ब्रिटेन के बीच नौसेना के द्वारा। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच हुआ था थल सेना के द्वारा। डस्ट लिंक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था थल सेना के द्वारा। साइक्लोन जो हुआ था भारत और मिस्र के बीच हुआ था थल सेना के द्वारा। वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच हुआ था वायुसेना के द्वारा। वरुण जो हुआ था भारत और फ्रांस के बीच नौसेना के द्वारा। फ्रिंजैक्स भारत और अफ्रीका में हुआ था थल सेना के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, ओटावा किस देश की राजधानी है? ओटावा किस देश की राजधानी है? कनाडा की है। ठीक है, यानी कनाडा की राजधानी कौन है? ओटावा। क्यूबा की राजधानी हवाना। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। ईरान की राजधानी तेहरान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 ये रीजनिंग है। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या है? फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी कितने बराबर भागों में बांटा गया है? कितने बराबर? 180 भागों में बांटा गया है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यानी फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। ठीक है, सेल्सियस में 0 से लेकर हिमांक बिंदु 0 होता है, भाप बिंदु 100 होता है, अन्य तापमान कितना है? डिग्री सेल्सियस यानी C डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट स्केल 32 डिग्री से स्टार्ट होता है, 212 डिग्री भाप बिंदु होता है और अन्य तापमान F बराबर 9/5 C + 32 होता है। अब केल्विन स्केल 100 स्टार्ट करता है 273.15 से स्टार्ट होता है और 373.15 का भाप बिंदु होता है और के बराबर C + 273 × 15 होता है। अब र्यूमर के अनुसार 0 से स्टार्ट होता है, भाप बिंदु 80 होता है और R बराबर 4C/5 होता है। यानी C - 0/100 F - 32/180 K - 273.15/100 R - 0/80 होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा भाप बिंदु को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित किया जाता है। सेल्सियस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस तथा भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है तथा इसके बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। पहले सेल्सियस पैमानों को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। अब र्यूमर पैमाने पर हिमांक को 0 डिग्री R तथा भाप बिंदु को 80 डिग्री R अंकित किया जाता है तथा इसके बीच की दूरी को 80 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री R कहते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेमंटल बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेमंटल बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। फ्रेमंटल बंदरगाह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। समुद्र पतन का निर्माण विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु महासागरीय तटों पर किया जाता है, किंतु इनमें से कुछ प्राकृतिक पतन व कुछ मानव निर्मित है। ऐसे पतन जिनका उपयोग लंबे समुद्री यात्रा के दौरान जलयान को रोककर जलपान व ईंधन हेतु किया जाता है, जैसे अदन, सिंगापुर, होनोलुलु पतन आदि है। अब कुछ महत्वपूर्ण पतन और स्थिति देख लेते हैं। ठीक है, अब सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ स्थित है? बंदरगाह कहाँ स्थित है? पतन रूस में स्थित है। कोलंबो का पतन कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। मनीला कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। योकोहामा कहाँ स्थित है?
जापान रेशम बंदरगाह। कोपेनहेगन कहाँ स्थित है? डेनमार्क में। केप टाउन कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। वैंकूवर कहाँ स्थित है? कनाडा में। सेंटोस कहाँ स्थित है? ब्राजील में। न्यू ऑरलियंस कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है। न्यू ऑरलियंस कहाँ स्थित है? यूएसए में। काहिरा कहाँ स्थित है? मिस्र में। अलेक्जेंड्रिया कहाँ स्थित है? मिस्र में। ऑकलैंड कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। मरमांसक कहाँ स्थित है? रूस में। भारत में कोचीन तथा पाकिस्तान में ग्वादर पतन नौसैनिक पतन है। कलकत्ता व कोचिंग पतन भारत में तेल पतन है। एबरडीन उत्तर सागर में तेल की खोज के बाद इसका उपनाम एनर्जी कैपिटल ऑफ यूरोप रखा गया। अब भारत में पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबंध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह विशाखापट्टनम में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा देश हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला देश का दूसरा देश बन गया है? कौन हो गया? चीन। यानी चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में शुरू की गई थी। अब जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन एल्स्टोम द्वारा बनाई गई है। एल्स्टोम फ्रांस की रेल परिवहन कंपनी है। यह ट्रेन एक बार में 1000 किलोमीटर तक जा सकती है और इसकी अधिकतम गति 140 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। दोलन करने वाली वस्तु का अपना माध्यम स्थिति से महत्तम इस विस्थापन को दोलन का आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। यानी तरंग द्वारा स्थापित ऊर्जा माध्यम के कोणों के कंपन से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं, अर्थात n बराबर 1/t होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेईस नंबर क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? यानी प्रथम किसका प्रयोग किया जाता है? संवर्धित यूरेनियम का। चलिए इसके बारे में देखते हैं। प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा में संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में, वहीं जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया गया था। अब अप्सरा रिएक्टर में 4 अगस्त 1956 से कार्य करना प्रारंभ किया। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। भारत में अन्य शोध रिएक्टर निम्नलिखित है। वर्ष रिएक्टर ईंधन। अब 1961 में जर्लिना प्राकृतिक यूरेनियम है। 1972 में पूर्णिमा 1 प्लूटोनियम ऑक्साइड है। 1984 में पूर्णिमा 2 यूरेनियम 233 है। 1985 में ध्रुव प्राकृतिक यूरेनियम है। 1990 में पूर्णिमा 3 यूरेनियम 233 एल्युमिनियम मिश्र धातु है। 1996 कामिनी यूरेनियम 233 एल्युमिनियम मिश्र धातु है। ठीक है, चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन है। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? ज्वेलरी के लिए किया जाता है। यानी हॉलमार्क बहुमूल्य ज्वेलरी सोना प्लेटिनम की इस धातुओं पर उच्च गुणवत्ता प्रमाणित करने वाली मुहर है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम होता है। एग मार्क भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पर लगाया जाने वाला प्रमाणित चिन्ह है जो 1937 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। साइलेंट व्हीसिल का संबंध किससे है? साइलेंट व्हीसिल का संबंध किससे है? प्रासरव तरंग से है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। साइलेंट व्हीसिल का संबंध प्रासरव तरंग से है। प्रासरव तरंग अल्ट्रावायलेट सोनिक वेग यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को प्रासरव तरंग कहते हैं। प्रासरव तरंगों को गाल्टन की सीटी, जिसे साइलेंट व्हीसल भी कहते हैं, उसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है।
इस सीटों का प्रयोग कुत्तों के प्रशिक्षण में किया जाता है। अब इन्हें मनुष्य के कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता है, परंतु कुछ जानवरों कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि इन्हें सुन सकते हैं। कीड़े को नष्ट करने में, छिपी हुई वस्तुओं की खोज करने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में और द्रव को गर्म करने में पराश्रव तरंगों का अनुप्रयोग होता है। अब अश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को अपश्रव्य तरंग कहते हैं। अब हाथी एवं व्हेल भी इस प्रकार की कुछ ध्वनियां उत्पन्न करने में सक्षम होती है। अब कुछ जीव भूकंप या सुनामी से पहले ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि भूकंप या सुनामी की मुख्य प्रघाती तरंगों से पूर्व निम्न आवृत्ति के अश्रव्य यांत्रिक तरंगें उत्पन्न होती है, जिससे उत्पन्न ध्वनियों को सुनकर खतरे पहले ही भाप जाते हैं। अब श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं। इनका तरंगों के मध्य मनुष्य का कान सुन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष का होता है। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्षों सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, की आयु तक होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन संसद के पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से हुआ है। इनमें 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। अब प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर क्या है? 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक धन का संरक्षण किससे कहा जाता है? किससे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सार्वजनिक धन संरक्षण कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधित है। यह लोक वित्त का संरक्षक एवं लेखा परीक्षण का लेखा विभाग का मुखिया होता है। साथ ही इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। अब पद मुक्ति हेतु त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति के निमित्त दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शन की संज्ञा दी जाती है। अब लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों की जांच करती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा तथा प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG 14वां गिरीश चंद्र मुर्मू थे, लेकिन अब चेंज हो गया, 15वां आ गया। ठीक है, देख लीजिए, करेंट अफेयर्स देख लीजिएगा। अब भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यानी भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यानी कानून अधिकारी होता है। कौन? भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा वह राष्ट्रपति को प्रसाद पर्यत पद धारण कराते हैं। यह न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का। फिर भी वह सदन में अथवा उनकी समिति में बोल सकता है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 88 के तहत। अब भारत में संसद राष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनाती है, अनुच्छेद 79 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोर्ट मोरेस्बी किस देश की राजधानी है? पोर्ट मोरेस्बी किसकी है? पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है। ठीक है, ये पोर्ट मोरेस्बी पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है।
पपुआ न्यू गिनी की ओशनियाई देश है। पपुआ न्यू गिनी क्या है? ओशनियाई देश है। इसकी मुद्रा कीना है। पोर्ट बिला वानातू की राजधानी है। किरिबाती की राजधानी तरावा है। फ्रेंच पोलिनेशिया की राजधानी पापीते है। महासागरीय ओशनियाई महाद्वीप में कुल 14 स्वतंत्र देश हैं। अब अफ्रीकी महादेश में सबसे ज़्यादा 54 देश है। यूरोप महाद्वीप में 44, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एशिया महाद्वीप में 48, उत्तरी कोरिया में 23 तथा दक्षिण कोरिया में 12 देश हैं, स्रोत ऑक्सफोर्ड एटलस के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? सलमान रुश्दी को किया गया है। लेखक सलमान रुश्दी को उनके साहित्य और कार्यों और उनके जीवन के लिए लगातार खतरे के सामने उनके संकल्प के लिए एक प्रतिष्ठित जर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली प्रवाहित होती हो तो कौन सा उत्पाद बनता है? कौन सा बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं। यानी जब सोडियम क्लोराइड को पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली प्रवाहित होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। जैसे NaCl + 2H2 से रिएक्शन कराया तो 2NaOH + Cl2 + H2 देता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा, यानी इसका उपयोग साबुन निर्माण और पेट्रोलियम की शुद्धिकरण में, कागज एवं कपड़ा उद्योग में, सफाई करने में, दवा निर्माण में, रेयन निर्माण इत्यादि में होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका उपयोग भोजन के शीघ्रता से पकाने में, पेट की अति अम्लीयता को दूर करने के लिए प्रति अम्ल के रूप में बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग अग्निशामक में भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट या धुआं सोडा Na2CO3 होता है। धुआं सोडा में क्रिस्टल रूप में जल भी जुड़ा होता है। जल रहित सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस या अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 भी कहते हैं। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के साबुन के निर्माण में, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में, कागज व कांच के निर्माण में व सोडियम के विभिन्न गैसों तथा बोरॉक्स आदि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है मुख्य क्वांटम संख्या n = 3 से संबंधित कक्षों की कुल संख्या कितना होती है? कितनी होती है? 3 होती है। कितना? 9। यानी n = 3 के लिए L एक संभव मान 0, 1 तथा 2 है, इसीलिए एक 3s कक्षक होता है। जिसे n = 3, L = 0, m = 0 होता है। ठीक है, यानी 9 होते हैं। अब 41 नंबर क्वेश्चन है। वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? 1937 में। वर्मा ब्रिटिश भारत 1937 में अलग हुआ था। अंग्रेज और वर्मा के बीच तीसरा युद्ध 1885 ईस्वी में हुआ और इसी वर्ष 1885 ईस्वी में वर्मा भारत में मिला लिया गया। वर्मा को जब भारत में मिलाया गया उस समय वायसराय डफरिन था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वर्मा को 1937 ईस्वी में भारत से अलग कर दिया गया। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी के बीच हुआ था। इस युद्ध का अंत यांगडू की संधि 1826 द्वारा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर तो रीजनिंग है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। यानी इसका विषय वाटर विजन 2047 था। वाटर विजन 2047 प्रधानमंत्री इंडिया यानी 2047 योजना का हिस्सा है। इस आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में 5 और 6 जनवरी 2023 को किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्रोटिया। क्रेटिया शब्द का तात्पर्य है, क्रेटिया क्या होता है, शासन होता है। क्रेटिया शब्द का तात्पर्य क्या होता है, शासन से है। यूनानी में क्रेटिया का अर्थ होता है शासन, यानी डेमोक्रेसी और यूनानी शब्द में डिमोस प्लस क्रेटिया से बना है, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेटिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। झेलम नदी किस झील से होकर बहती है, किससे होकर बहती है, बुलर झील से होकर बहती है। चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं। झेलम नदी बुलर झील से होकर बहती है। झेलम नदी सिंधु की सहायक नदी है। नदियाँ पंचनद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज का हिस्सा है। झेलम बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। अब किशन गंगा पाकिस्तान में नील नदी झेलम की सहायक नदी है। बुलर झील से बहते हुए कश्मीर घाटी में इसका प्रवाह विषपर्णी होता है। श्रीनगर शहर झेलम नदी के तट पर बसा शहर है। कुछ दूर तक झेलम नदी भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ बहती है। अब है कुछ प्रमुख नदी तथा संबंधित तथ्य। नदी उद्गम स्थान और संगम मुहाना। सिंधु सिंगी खम्बाम हिमनद कहाँ है, मानसरोवर झील के निकट अरब सागर। अब चेनाब हिमालय चोटी हिमाचल प्रदेश सतलुज नदी। रावी नदी रोहतांग दर्रा के पश्चिम से चेनाब नदी। ब्यास नदी ब्यास कुंड अब हिमाचल प्रदेश सतलुज नदी पे है। अब सतलुज रक्षस्थल तिब्बत चेनाब नदी पर। गंगा गोमुख हिमानी बंगाल की खाड़ी उत्तराखंड में। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश मिनार पटना के पास। घाघरा नदी मापचाचुंग हिमनद गंगा छपरा में। गंडक नदी नेपाल हिमालय गंगा हाजीपुर के समीप में। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं। और अब है कोसी कोसाई थान चोटी गंगा है जो कि कुरसैला कटिहार में है। महानंदा जो कि दार्जिलिंग पहाड़ी गंगा नदी। अब है केन कहाँ से उद्गम होता है, कैमूर की पहाड़ी से। और संगम कहाँ है, यमुना नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है, चेमायुंगडुंग हिमनद। और कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। संकोश कहाँ से निकलती है, भूटान के हिमालय श्रेणी से। और कहाँ मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। गोदावरी नदी जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब है कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 148 नंबर क्वेश्चन है अंडर 17। 48 नंबर क्वेश्चन है अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल 55 ग्राम भार वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है, अंकुश ने जीता है। यानी अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 1 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीता है। धनराज भारत सिर के ईरान के अहोरा फरहाद खेतरी से हार गए। ठीक है, प्रतियोगिता में सभी 10 फ्री स्टाइल पहलवानों ने पदक जीता है। अब भारत फ्री स्टाइल चैंपियन रैंकिंग में ईरान के बाद दूसरा स्थान पर रहा है। ठीक है, अब 49 नंबर क्वेश्चन है बल्लम काली का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है, नौका दौड़ से है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। वल्लभ काली का संबंध नौका दौड़ प्रतियोगिता से है। वल्लभ काली का आयोजन केरल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी के नाम से पुन्नामदा क्याल में किया जाता है। अब चाइना कप का संबंध जिम्नास्टिक खेल से है। अब टेबल टेनिस से संबंधित ट्रॉफी जानते हैं। रामानुज ट्रॉफी जूनियर पुरुष। राजकुमारी चैलेंज कप जूनियर महिला। अश्वेथलिंग कप पुरुष में। कॉबरविलन कप महिला के लिए। वर्नावेला कप पुरुष के लिए। जयलक्ष्मी कप महिला के लिए। अब फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी के बारे में जानते हैं।
डुरंड कप फुटबॉल के लिए है, रोवर्स कप फुटबॉल के लिए, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के लिए है, सुब्रोतो मुखर्जी कप फुटबॉल के लिए, मर्डेका कप फुटबॉल के लिए, IFA शील्ड फुटबॉल के लिए, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी फुटबॉल के लिए, BC राय ट्रॉफी फुटबॉल के लिए है। चलिए कुछ इसके बारे में देखते हैं। और अबे हॉकी जो है आगा खां कप के लिए, रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी के लिए, ध्यानचंद्र ट्रॉफी किसके लिए, हॉकी के लिए, बेटन कप हॉकी के लिए, रंगास्वामी कप हॉकी के लिए, लेड रतन टाटा ट्रॉफी महिला जो कि हॉकी के लिए, इंदिरा गांधी गोल्ड कप आदि किसके लिए, हॉकी के लिए। अब एक क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी किसके लिए, क्रिकेट के लिए, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट के लिए, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट के लिए, देवधर ट्रॉफी आदि किसके लिए, क्रिकेट के लिए। अब बैडमिंटन, नारंग कप बैडमिंटन के लिए, चड्डा कप बैडमिंटन के लिए, अमृत दीवान कप बैडमिंटन के लिए है, फेडरेशन कप बैडमिंटन के लिए, सुधीरामन कप बैडमिंटन के लिए, रहमतुल्लाह कप किसके लिए, बैडमिंटन के लिए है। अब एक गोल्ड कप, राइडर कप गोल्फ के लिए, वाटर कप गोल्फ के लिए, सर्किट कप गोल्फ के लिए, डनहिल कप गोल्फ के लिए, प्रिंस ऑफ वेल्स कप आदि किसके लिए, गोल्फ के लिए। ब्रिज होलकर ट्रॉफी ब्रिज के लिए, रामनिवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी आदि किसके लिए, ब्रिज के लिए। अब बास्केटबॉल किसके लिए है, बास्केटबॉल नेहरू कप, फेडरेशन कप, लॉरी ओ ब्रायन चैंपियनशिप ट्रॉफी आदि बास्केटबॉल है। ठीक है, चलिए अब PM मोदी ने 52 नंबर क्वेश्चन है, PM मोदी ने एशिया में सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या है, इसका थीम क्या है, द रनवे टू विलियम अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण का भव्य उद्घाटन किया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्न में से कौन सा लेख रीट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, प्रतिषेध के द्वारा किया जाता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। यानी प्रतिषेध लेख रीट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करता है तो ऊपर की अदालतें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसे करने से रोकने के लिए प्रतिषेध रीट जारी करती है। अब है उत्प्रेषण, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकारी के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामलों को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उससे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। अब उत्प्रेषण रीट को पोस्टमार्टम रीट के नाम से भी संबोधित किया जाता है। परमादेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर पा रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति के न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। अब यदि गिरफ्तार करने का तीसरा या कारण गैर कानूनी या असंतोष हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, सलमान युग के सैनिकों द्वारा लूटे गए धन को गनीम कहा जाता था। यानी 4 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में गनीम का आशय क्या है, क्या है, इनमें से कोई नहीं। यानी सलमान युगन सैनिकों द्वारा लूटे गए धन को क्या कहा था, गनीम कहा जाता था। युद्ध में शत्रु की सेना से लूटे हुए धन को खुम्स भी कहते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं, मलेरिया के उपचार में किया जाता है।
क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में करते हैं। मैकुलाच ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। मलेरिया रोग का कारण प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है, जिसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। यह जानकारी सर्वप्रथम रोनाल्ड रॉस ने दी, जिन्होंने इस कार्य हेतु 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त में कमी आ जाती है। इसके उपचार में क्विनाइन, पेलुड्रिन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन औषधि लानी चाहिए। भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया है। अब डेंगू के बारे में जानते हैं। डेंगू नामक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। यह एक डेंगू नामक वायरस से फैलने वाली बीमारी है, जिसका वाहक मादा एनोफिलीज एजिप्टी मच्छर है। इस रोग में रोगी शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त परिवहन तंत्र के बारे में सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने बनाया था। रक्त में 55% प्लाज्मा तथा 45% कणिकाएं होती है। आरसीबी एवं डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। पीएच स्केल का निर्माण सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यानी पीएच स्केल का निर्माण किसने किया? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यानी 7 से कम बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति है, 7 से अधिक बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति है, और 7 क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है। H+ आयन की सांद्रता में कमी, इधर होता है वृद्धि, इधर होता है कमी। अब कुछ पीएच पदार्थ और पीएच मान। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। लार का पीएच कितना होता है? 6.5 होता है। दूध का पीएच मान कितना? 6.4 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। अब मानव शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। अब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है, जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ के प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? कौशल विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को कौशल विकास प्रोत्साहित करना चाहिए। मानव पूंजी में कार्यशील जनसंख्या को ही शामिल किया जाता है। किसी देश के जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष के बढ़ते तथा आश्रित जनसंख्या के घटते अनुपात के कारण उत्पादन में वृद्धि को जनांकीय लाभांश कहा जाता है। किसी देश की कार्यशील जनसंख्या को जनसंख्या लाभांश इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस देश का विकास उसकी कार्यशील जनसंख्या पर ही निर्भर होती है, परंतु ऐसा तभी संभव होगा जब कार्यशील जनसंख्या को मानव पूंजी में बदला जाए, अर्थात उनके शिक्षण, प्रशिक्षण एवं तकनीकी योग्यताओं को बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। अब विश्व में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या भारत में, और इससे मिलने वाले जनांकीय लाभांश को देखते हुए ही यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि जल्द ही भारत चीन को पीछे छोड़ देगा। अब विश्व बैंक के अनुसार 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। अब नोट है, ब्रिटेन अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस ने वर्ष 1798 में अपनी एक पुस्तक अब एनएसए ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन
के माध्यम से जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 61 नंबर है, अलग शब्द का चयन कीजिए। कौन होगा? जाइलोफोन होगा, जो कि तुरही, सैक्सोफोन, शहनाई, यानी जाइलोफोन को छोड़कर अन्य सभी क्या है? पवन यंत्र है। आंसर कौन होगा? बी होगा, जाइलोफोन। अब 62 नंबर क्वेश्चन है, फुटबॉल के 2027 एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। यानी बहरीन की राजधानी मनास में 1 फरवरी 2023 को एशिया फुटबॉल परिसंघ AFC की 33वीं कांग्रेस के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन ये रीजनिंग है। 64 देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है, चार बाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय शुरू हुई थी? कौन है? अकबर के समय में शुरू हुई थी। चार बाग बनाने का परंपरा कब से शुरू हुई थी? अकबर के समय से। यानी अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। यह बाग 4 समान हिस्सों में बांटे होने के कारण चार बाग कहलाता था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर, 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? मिलान करना है सूची 1 को सूची 2। इसमें औद्योगिक प्रक्रम दिया हुआ संबंधित उद्योग है। ठीक है, भंजन का क्या होगा? पेट्रोलियम। भंजन का क्या होगा? पेट्रोलियम। प्रगलन का क्या होगा? ताम्र। प्रगलन का क्या होगा? ताम्र। हाइड्रोजनीकरण का क्या होगा? खाद्य वासा होगा। अब वल्कनीकरण का क्या होगा? रबड़ होगा। क्या होगा? रबड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसके हिसाब से? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 67 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कहाँ स्थित है? बड़ोदरा में स्थित है। यानी कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारतीय विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। जयपुर को भारत का गुलाबी नगर भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 69 नंबर क्वेश्चन है, बिपिन। क्या है? बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है? कौन है? रचना विशिष्ट रावत। ठीक है, यह पुस्तक जनरल बिपिन रावत के जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर केंद्रित है, जिन्होंने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्य किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर, 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यानी चलिए इसके बारे में, यानी और कहा जाए तो गेहूं को मध्य प्रदेश और पंजाब राज्य क्रमशः गेहूं का दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 75 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण और फलन है उनके क्या होता है? परमाणु संख्या के होते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त के नियम के आधार पर मेंडलीव की आवर्त सारणी को 1917 में संशोधित किया गया। ठीक है, आवर्त सारणी के संशोधित रूप को आधुनिक आवर्त सारणी अथवा दीर्घकाल या प्रतिवर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। इस आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी बहुत से दोष दूर हो गए थे। अब किसी परमाणु के बाह्यतम सेल और उसके नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं, किंतु परमाणु के बाह्यतम सेल का स्थान नियत नहीं है, अतः परमाणु त्रिज्या ठीक
मान निर्धारित करना कठिन है। फिर भी एक ही तत्व के किसी सहसंयोजक अणु में दो आसन्न परमाणुओं के केंद्र के बीच की दूरी औसत परमाणु का आकार या त्रिज्या कहते हैं। अब उदाहरण है, क्लोरीन अणु के दोनों बंधित नाभिक के बीच की दूरी को 198 pm होती है, अतः क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या 198/2 pm यानी 99 pm होती है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ जाता है, क्योंकि प्रत्येक तत्व के बाद वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों का नया सेल बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य 76 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? कौन था? समाहर्ता यानी सन्निधाता मौर्य काल के राजवंशी कोषाध्यक्ष होता था। अब कार्मांतिक जो उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, शाम 5 बजे स्कूल से घर आते समय केतकी की परछाई उसके बाईं ओर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि आंसर होगा इसका सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 78 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए टाइटल प्रतियोगिता बन गई है? कौन है? महिंद्रा ऑटो। अब 80 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पोषक जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? कौन सा है? कौन है? पंजाब है। यानी प्रोटीन का आविष्कार अभियान ने पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 जारी किया, जो अंतिम उपभोक्ता नागरिकों द्वारा भारत के जागरूक समर्थ और पोषण की पहुंच का आकलन, भारत में जागरूकता समर्थ और पोषण की पहुंच का आकलन करने वाला एक राज्यवार सूचकांक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, द्वैध शासन 1765 से 72 ईस्वी के काल की आलोचना करते हुए किस प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्जलता पूर्वक लूटपाट का युग बताया है? किसने बताया है? द्वैध शासन पर्सिवल स्पीयर ने बताया है। यानी बंगाल में द्वैध शासन 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया, जो अकाल का कारण बना। इसे वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, 85 नंबर, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं? कौन होते हैं? पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं वह पार्लियामेंट में एवं राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में यह घोषणा की गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। संवैधानिक पदक्रम में राष्ट्रपति पद सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 ईस्वी के अंतर्गत संविधान का अनुच्छेद 55 के 3 के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। अब अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें निम्न शामिल होते हैं। पहला क, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ख, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ग, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचित सदस्यों के राष्ट्रपति द्वारा चुनाव में शामिल किया गया है।
अब है संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों जहां द्विसदनीय विधायिका है उसके सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत, और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अब चलिए अगला 86 नंबर क्वेश्चन है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। यानी सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। सिल्क रूट एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 14वीं शताब्दी ईस्वी तक चला। यह चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस और इटली को पार करते हुए एशिया को भूमध्य सागर, यूरोप तक फैला हुआ था। रेशम व्यापार के कारण इसे रेशम मार्ग, सिल्क रूट नाम दिया गया था। रेशम उत्पादन में एकाधिकार होने के कारण चीन का इस मार्ग पर वर्चस्व था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण को लेकर हुए लड़ाई में चीनी सेनापति पाक चाऊ ने कनिष्क को हराया था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी यानी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। मिनांडर हिंद यूनानी शासक था। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी हिंद यूनानी शक, पहलव और कुषाण थे। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्र दामन प्रथम था। 88 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोरोक्सा यानी ट्रस्ट ऐप लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा से संबंधित है। नहीं, संकट की स्थिति में महिला इस ऐप का उपयोग करके जियो लोकेशन के साथ इमरजेंसी कनेक्ट नंबर का SOS मैसेज भेज सकेगी। साथ ही फ़ोन से कॉल भी कर सकती है। ठीक है, इस ऐप के उपयोग के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की अनिवार्यता नहीं है। भारत में मुख्य न्यायाधीश के असम के लिए इस सेवा केंद्र की वेबसाइट पर 2 ऐप का भी अनावरण किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, हृदय स्पंद को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? कौन है? पोटेशियम है। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज पोटेशियम है। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए पोटेशियम आवश्यक है। हृदय के बंद मुट्ठी के आकार का होता है जो दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है तथा थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। यह एक दोहरी झिल्ली पेरिकार्डियम से घिरा होता है। सामान्य मनुष्य का हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। यह प्रति मिनट 70 से 80 बार धड़कता है। एक व्यक्ति का रक्तचाप लगभग 120 से 80 mmHg होता है। यह रक्तचाप वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अब हृदय लगभग 5 लीटर रक्त प्रति मिनट पंप करता है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक प्रकार का चिकित्सकीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। अब मानव शरीर के तंत्रिका आवेग को संचालन, मांसपेशियों को सिकोड़ने और आराम देने इत्यादि के लिए सोडियम आवश्यक है। अब सल्फर, यह शरीर को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने में मदद करता है। यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में भी मदद करता है। यह हमारे शरीर को बैक्टीरिया मुक्त करने में भी मदद करता है। यह प्रदूषण और विकिरण के हानिकारक प्रभाव से बचाता है। अब ब्रोमीन के बारे में जानते हैं। ब्रोमीन विषैली पदार्थ है। इसका वाष्प आँख, नाक तथा गले को हानि पहुंचाता है। चर्म पर गिरने पर यह ऊतकों को नष्ट करता है। ठीक है, चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिव मेगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? कर्नाटक में किया है। यानी कमल के आकार का यह हवाई अड्डा लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? कौन है? XY पाया जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। यानी मानव जाति में XY प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। लिंग निर्धारण का कार्य गुणसूत्र का होता है। मानव जाति में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं तथा 23वां जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं जो पुरुषों में X एवं Y तथा महिलाओं में XX होता है। अनुवांशिक रोग के कारण एवं लक्षण।
रोग कारण और लक्षण, अल्जाइमर, क्रोमोसोम संख्या 14 में दोष, स्मरण शक्ति का ह्रास, मस्तिष्क विकार। दूसरा है एल्बिनिज्म, मेलिनिन वर्ण का न बनना। अब व्यक्ति में त्वचा का पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। अब तीसरा है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, क्रोमोसोमा संख्या 3 में दोष। अब रेटिना खराब होने लगता है। अब हसिया दात्री रोग, क्रोमोसोम संख्या 11 में दोष, रक्त की कमी से होने वाली है, O2 का परिवहन कम हो जाता है। अब एलेक्टोन्यूरिया जो कि होमोजिंटिक्स के होता है, जो कि अम्ल की अधिक के कारण मूत्र काला पड़ जाता है। मुख्य कारण उपचायक का ठीक न होना, अब ब्लू बेबी सिंड्रोम, लिम्फोसाइट कोशिका का न बनना, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। अब फिनाइल कीटोन्यून, फेनिल एलानिन का टायरोसिन में बदलना, तंत्रिका तंत्र प्रभावित, मंदबुद्धि, मूत्र कला हो जाना। ठीक है, चलिए अगला इसमें है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को कृत्रिम डीएनए का संश्लेषण किया था। लिंग निर्धारण पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं। वर्तमान में शांति निकेतन को विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। स्वामी विवेकानंद द्वारा वेरूल मठ 1887 में रामकृष्ण मिशन 1987 ईस्वी में स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन है, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ। किसका कथन है? किसका है? एनी बेसेंट का है। यानी इन्होंने मद्रास के क्षेत्र में होम रूल आंदोलन चलाया था। एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन में सहमत नहीं थी, जिस कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। अब स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में अमेरिका में शिकागो शहर में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल के व्यापार की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है। ये अवार्ड पहली बार 2023 में दिया गया था। महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कारों का उद्देश्य उन व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों को मान्यता देना है जिन्होंने महाराष्ट्र के व्यवसाय, उद्योग, शिक्षा, रियल एस्टेट, पर्यटन, वित्तीय सेवाओं, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक, कृषि, बैंकिंग आदि में योगदान दिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा RH फैक्टर, RH कारक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलस रोग से संबंधित है? कौन है? पिता RH+ माता RH- होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है। 102 है, टोबा झील स्थित है। टोबा झील कहाँ स्थित है? सुमात्रा में स्थित है। यह इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है। सुमात्रा द्वीप पर स्थित है टोबा झील। ठीक है, जापान की सबसे बड़ी नदी कौन है? सिनामो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 105 है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में से होता है? कौन होता है? प्राक्कलन समिति होता है।
यानी प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इन समिति में राज्यसभा के सदस्यों में शामिल नहीं किया जाता है। अब 22 सदस्य वाली सार्वजनिक उपकरण समिति में 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर 106 नंबर क्वेश्चन है, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सही है? ये सही है, ये केवल पहला। भारत 250 और प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें हासिल करने की योजना बना रहा है। ठीक है, यानी भारतीय वायुसेना मिसाइल प्राप्त करने वाली पहली हो गई। प्रलय मिसाइल का अब बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा और इसका शीघ्र ही परिचालन सेवा के लिए तैयार होने में उम्मीद है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन है। 108 नंबर क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा किए गए शब्दों में के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द अर्थबोध के समान था? कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी के बारे में जानते हैं। 13वीं शताब्दी में जियाउद्दीन बर्नी द्वारा किए गए शब्दों में का प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थ के बोध के समान था। अब जियाउद्दीन बर्नी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। जियाउद्दीन बर्नी को रचना तारीख फिरोज शाही तथा फतवा ए जहांगीर है। अब तुगलक वंश के बारे में 1320 से 1314 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 ईस्वी। अब हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लिया जो 1/10 भाग होता था। उसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया। ससगनी नामक सिक्का चलाया। उसने दीवान खैरात विभाग अर्थात दान विभाग स्थापित किया। दीवान इस्तिहाक की स्थापना की जो मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद देने के से संबंधित था। अब उसने गुलामों के लिए एक पृथक विभाग दीवान बंदगान बनाया। फतुआत ए फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। अब उसने मोहम्मद बिन तुगलक जौन खां की याद में जौनपुर नगर का स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 111 है, हेच एवं स्लैक चक्र निम्नलिखित में से किन पादपों में चलाया जाता है? किसमें चलाया? C4 पौधों में चलाया जाता है। यानी MDH और CR स्लैक नामक वैज्ञानिक ने CO2 स्थिरीकरण का एक नया प्रकार बनाया जिसे हेच एवं स्लैक चक्र के नाम से जाना जाता है, जो C4 पौधों में चलता है। जिन पौधों में CO2 स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद 4 कार्बन वाला पदार्थ ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होता है उन्हें C4 पौधे कहते हैं। हेच एवं स्लैब चक्र इन्हीं पौधों में चलाया है, जैसे मक्का। जिन पौधों में केवल कैल्विन चक्र द्वारा CO2 स्थिरीकरण होता है उन्हें C3 पौधा कहते हैं, क्योंकि इनमें CO2 स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद 3 कार्बन वाला पदार्थ फॉस्फोग्लिसिक अम्ल होता है। लगभग 95% झाड़ियाँ वृक्ष और पौधे C3 प्रकार के पौधे के उदाहरण है सूरजमुखी, पालक, फलिया और कपास है। अब है कैम के पौधों को C2 पौधे कहा जाता है, जैसे नागफनी। ठीक है, क्रुस्कुलांस कुल के पादप पौधे को पौधे कहते हैं। इन पौधों की मुख्य विशेषता इनकी तने और पत्तों का गूदेदार होना है। इनका विशिष्ट लक्षण CO2 का स्तरीकरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंचाई का कौन सा साधन सतही सिंचाई का स्रोत है? कौन सा है? उपरोक्त सब, यानी नहर, नलकूप, तालाब सब है। इन सिंचाई का उपरोक्त सभी साधन सतही सिंचाई का स्रोत है। भारत में अधिक कृषि योग्य क्षेत्रों में सतही सिंचाई होती है। सतही सिंचाई के प्रमुख स्रोत है नलकूप, नहर, तालाब, कुआं है।
खेतों में फसलों के कृत्रिम रूप से जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। ड्रिप सिंचाई यानी इस सिंचाई पद्धति के द्वारा पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। सिंचाई के इस विधि की खोज इजराइल से मानी जाती है। दूसरा है फब्रा सिंचाई बौछारी सिंचाई। इस विधि में सिंचाई जल को पंप करके पाइपों की सहायता से सिंचाई स्थल तक ले जाया जाता है। तीसरा है सतही सिंचाई। इस विधि में खेल के उपयुक्त रूप तैयार न होने पर जल का खेत में उपयुक्त रूप से सिंचाई तैयार न होने पर जल का अत्यधिक नुकसान होता है। इससे मृदा लवणीकरणीय समस्या बढ़ती है। चौथा है रेनगन तकनीक। इस तकनीक द्वारा 20 से 16 मीटर की दूरी तक प्राकृतिक बरसात की तरह सिंचाई की जाती है। पांचवा है फर्टिगेशन। इस विधि द्वारा जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर सिंचाई की जाती है। अब नोट है पंजाब में भूमि क्षति के प्रमुख कारण अति सिंचाई है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन 114। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। ठीक है। यानी ऐच्छिक बेरोजगारी, जब व्यक्ति को काम मिलता है लेकिन काम करने के लिए तैयार ना हो तो उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी, व्यक्ति को काम की तलाश करने में भी काम नहीं मिलता हो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न या अदृश्य छिपी बेरोजगारी, जब किसी काम में आवश्यकता से ज़्यादा लोग शामिल हो उन्हें हटा देने पर भी उसका उत्पादन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें छिपी बेरोजगारी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 170 नंबर क्वेश्चन। 170 नंबर क्वेश्चन है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? सुल्तान जैन उल आबादीन है। सुल्तान जैन उल आबादीन है। ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। जैन उल आबादीन 1420 से 1470 ईस्वी अलाउद्दीन का भाई कश्मीर का सुल्तान था। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखने व अपने अच्छे कार्यों के कारण ही उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अब अपने शासन के दौरान इसे हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। हिंदुओं के टूटे हुए मंदिरों का पुनर्निर्माण, गायों की सुरक्षा और सती होने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। अब उसे जजिया कर हटा दिया है। अब उसके प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्री भट्ट उसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सा था। वह संस्कृत और फारसी विद्वानों के संरक्षण देता था। अब उनके संकेत पर महाभारत जैसे अनेक संस्कृत ग्रंथों का तथा कल्हड़ के कश्मीर इतिहास राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया। अब मूल नियंत्रण के पद्धति चलाने के कारण ही उसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में ओफेक 13 नामक एक नई जासूसी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है? किसने किया है? इजराइल ने किया है। यानी मध्य इजराइल में पामचिम एयरबेस से लॉन्च किए गए उपग्रह ओपेक 13 का उद्देश्य इजरायली सेना और खुफिया एजेंसियों को उन्नत खुफिया क्षमता प्रदान करना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती हैं? स्नायु से जुड़ी होती है। ठीक है। यानी अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ों को कंडरा या टेंडन कहते हैं। अब उपास्थि प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है। सबसे छोटा अस्थि स्टेपिज यानी कान की होती है। सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल जो कि जबड़े की होती है।
चलिए उसके बाद देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। 23 तो रीजनिंग है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 10 अप्रैल 2023 को मिनी रत्न श्रेणी का एक दर्जा दिया गया है? किसे दिया गया? भारतीय सौर ऊर्जा निगम को दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन 127 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन सा 2024 को ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? फ्रांस करेगा, जो कि कर चुका है। अब 128 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों में किन चिन्हों को आपस में बदलने पर दी गई अभिव्यक्ति सटीक होगा? ये क्वेश्चन है मैथ का। अब 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी एक पादप में जल के ऊपर चढ़ने के लिए सही शब्द है या रस का आरोहण। क्या है? रस का आरोहण। इस क्रिया के तहत जल गुरुत्व बल के विपरीत ऊपर की ओर चढ़ता है तथा इस क्रिया विधि में के लिए सिद्धांतों के 3 वर्ग हैं। मूल दाब सिद्धांत, भौतिक सिद्धांत एवं जैव सिद्धांत है। ठीक है, चलिए 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्रेता विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहां मांग पूर्ति से अधिक होता है। यानी विक्रेता बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें उपभोक्ता की तुलना में अधिक उत्पाद शामिल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? कौन नहीं है? ग्रेनाइट। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। ग्रेनाइट फास्फोरस का अयस्क नहीं है। फास्फोरस की सबसे अधिक मात्रा एपेटाइट में पाई जाती है। इसके साधारण सदस्य हैं प्लूओर एपेटाइट, CF5PO4 के होल 3F होता है। क्लोरो एपेटाइट, फास्फोराइट। फास्फोरस को हड्डी की राख या फास्फोराइट से प्राप्त किया जा सकता है। फास्फोरस के अपरूप के बारे में जानते हैं। लाल फास्फोरस दियासलाई बनाने में, श्वेत फास्फोरस चूहा मारने में, कार्बनिक फास्फोरस पीड़कनाशी में। अब तांबा कॉपर यानी अयस्क, तांबा के मुख्य अयस्क निम्नलिखित है, कॉपर ग्लास Cu2S, कॉपर पाइराइट CuFeS2, क्यूपराइट CuO2। अब मैलेकाइट CuOH के होल 2, CO3 होता है। अब लोहा, अब हेमेटाइट Fe2O3 होता है। अब मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है। सीडेराइट FeCO3 होता है। एल्युमिनियम के देखते हैं अयस्क, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क निम्नलिखित है, बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन, अलग शब्द का चयन करें। क्या है? समृद्धि जो है अलग है, और समृद्धि एक धनात्मक शब्द है जबकि अन्य सभी ऋणात्मक शब्द है। ठीक है, अब 135 नंबर क्वेश्चन है, PM मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? हिरोशिमा पर किया है। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा पर किया है। हालांकि भारत G7 ग्रुप 7 का सदस्य नहीं है। हालांकि भारत G7 ग्रुप का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत जापानी प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर इस बैठक में शामिल हुआ। ठीक है, अब 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फरायजी आंदोलन की शुरुआत किसने की है? फरायजी आंदोलन की शुरुआत किसने की है? हाजी शरियतुल्लाह ने की है। चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन था, ये फरायजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरियतुल्लाह ने की थी। फरायजी आंदोलन 19वीं शताब्दी के प्रधानमंत्री के पूर्वी बंगाल में चलने वाला पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। इस आंदोलन के नेता इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत, जिन्हें फेरत कहा जाता है, पर बल देते थे। फेरत शब्द के आधार पर ही फरैजी अथवा फैराजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस आंदोलन को एक मुस्लिम नेता हाजी शरियतुल्लाह के नेतृत्व किया। यह आंदोलन बंगाल को ढाका और फरीदपुर जिले के मुख्यालय में प्रारंभ हुआ। अब जमींदारों द्वारा उत्पीड़न के कारण इस आंदोलन की राजनीतिक रंग भी शामिल हो गया है। 1840 ईस्वी के उपरांत हाजी शरीयत
उल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। दादू मियाँ 1847 ईस्वी में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जिसके आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। 1862 ईस्वी में दादू मियाँ के मृत्यु पश्चात आंदोलन मंद पड़ गया। सैयद अहमद खां, मुस्लिम शिक्षक, विधिवेत्ता, लेखक। अब एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में संस्थापक थे। अब एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। सैयद अहमद खान ने सदा ही यह बात अपने भाषणों में कही थी कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। अब मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 सितंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की है। अब सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक और अध्यक्ष थे, जबकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन ने की थी। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति उत्पन्न करना है। अब मुस्लिम लीग ने अपने अमृतसर अधिवेशन के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जो 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार द्वारा प्रदान किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान के सपनों को साकार करने में तो योगदान दिया, साथ ही इन्होंने एक अलग राष्ट्र का गठन का श्रेय भी दिया जाता है। ये पाकिस्तान के संस्थापक तो हैं ही, साथ ही इन्हें अलग राष्ट्र के गवर्नर जनरल होने का गौरव भी प्राप्त है। 139 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? कब किया था? 1510 ईस्वी में किया था। ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि 1509 से 15 से भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव डालने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। 1509 ईस्वी में वह भारत के पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त हुआ और 1510 ईस्वी में गोवा के समुद्री बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, जो उस समय बीजापुर के यूसुफ आदिल शाही सुल्तान के अधीन था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? हेग में स्थित है। ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? हेग में स्थित है। यानी इसकी स्थापना 1945 में होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ठीक है। अब इसके कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, 142 नंबर क्वेश्चन, यानी राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है किसके द्वारा? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से की गई है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं इस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। अब आयरलैंड नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 145 नंबर है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था? मेटरनिख ने कहा था। ठीक है। यानी मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम लग जाती है। यानी नेपोलियन की वाटरलू पराजय के बाद मेटरनिख ने यूरोप की राजनीतिक का सर्वसर्वा बन गया। उसने यूरोपीय राजनीतिक में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक यूरोप इतिहास का काल मेटरनिख युग के नाम से प्रसिद्ध है। मेटरनिख ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में प्रतिक्रिया और अनुदारनीय का अनुकरण करने की नीति अपनाई और उसके
प्रभाव के कारण ऑस्ट्रेलिया का साम्राज्य यूरोप को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, रूस में ड्यूमा क्या है? रूस में ड्यूमा क्या है? सांसद है। रूस में ड्यूमा क्या है? सांसद। रूस में संसद को ड्यूमा कहा जाता है। विभिन्न देशों में संसद को अलग अलग नामों से जाना जाता है। रूस की राजधानी मॉस्को है तथा मुद्रा रूबल है। अब विभिन्न देशों की संसद और उनके नाम निम्नलिखित है। देश और संसद का नाम: भारत संसद, रूस ड्यूमा, ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया कनाडा पार्लियामेंट है, यूएसए कांग्रेस, जापान डायट, मालदीव ईरान मजलिस, फ्रांस पाकिस्तान नेशनल असेंबली, मिस्र पीपुल्स असेंबली, अफगानिस्तान शोरा, बांग्लादेश जातीय संसद, इजराइल को क्या कहते हैं? संसद नेसेट कहते हैं। मंगोलिया के संसद को खुरल कहते हैं। पोलैंड के संसद को सोजिम कहते हैं। नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। चीन को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। भूटान को तसांगडू कहते हैं। तुर्की को ग्रैंड नेशनल असेंबली कहते हैं। ताइवान को युआन कहते हैं। स्पेन को कोटेक्स कहते हैं। डेनमार्क को फोल्केटिंग कहते हैं। स्विट्जरलैंड को फेडरल असेंबली कहते हैं। ठीक है, अब 148 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडो उत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है? कौन है? ल्यूटिनाइजिस हार्मोन होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडो उत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है। FSH व LH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड लूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका श्रावण अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। नर में FSH हार्मोन सेमिनोफेरस नलिकाओं के उद्दीपन करके शुक्रजनन को प्रभावित करती है। FSH की अनुपस्थिति में शुक्रजनन संभव नहीं है। नर LH को ICSH इंटर स्टिचुअल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। यह अंतराली कोशिका या लैंडिंग कोशिका को उद्दीपित करके टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करता है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुनर्भरण क्रिया द्वारा FSH द्वारा LH का संदमन करता है। अब सरटोली कोशिका द्वारा इनहिबिन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन का स्रावन होता है जो FSH का संदमन करता है। अब मादा में FSH हार्मोन पुटक वृद्धि के उद्दीपन करता है जिसके प्राथमिक पुट, द्वितीयक पुट व अंत में परिपक्व ग्रेफियन पुट में बदल जाता है। अब LH हार्मोन की उपस्थिति में अंडोत्सर्ग होता है। टेस्टोस्टेरोन यह नर लिंग हार्मोन है। इसका स्रावन तरुणावस्था में आरंभ होता है। इस स्रावन वृषण में अंतराली कोशिका या लेडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है। यह स्टेरॉइड प्रकृति का एंड्रोजन है। इस हार्मोन द्वारा नर में गौण लैंगिक लक्षणों का निर्माण होता है। अब इस हार्मोन के कारण नर में मैथुनी इच्छा जागृत होती है। एस्ट्रोजन यह मादा लिंग हार्मोन है। इसका स्रावन तरुणावस्था में आरंभ होता है किंतु रजोनिवृत्ति के पश्चात इस हार्मोन का उत्पादन बंद होता है। इस हार्मोन का स्रावन ग्रेफियन पुटक के थिका इंटरना द्वारा किया जाता है। अब इस हार्मोन द्वारा मादा में गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। इस हार्मोन द्वारा मादा में विभिन्न जननांगों का विकास होता है। मादा में सामान्यतः मध्य चक्र व रज चक्र के नियमन हेतु हार्मोन आवश्यक है। एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा स्तन ग्रंथियों में ड्यूटेल्युलर वृद्धि होती है। अब प्रोजेस्टेरोन के बारे में जानते हैं। इस हार्मोन का स्रावन कार्पस ल्यूटिमस द्वारा किया जाता है। इसे गर्भ हार्मोन कहते हैं। ठीक है, सामान्य गर्भावस्था के लिए यह हार्मोन आवश्यक है। इस हार्मोन की उपस्थिति में
गर्भाशय पेशियाँ संकुचित नहीं करती है, वह यह शांत बना रहता है। प्रोजेस्टेरोन की उपस्थिति में रज चक्र व अंडोत्सर्ग का दमन हो जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन, इस हार्मोन का स्राव प्लेसेंटा द्वारा प्रस्ताव के दौरान किया जाता है। यह प्यूबिक सिम्पाइसिस में शिथिलन उत्पादन करके शिशु के जन्म में सहायक है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है मैथ है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।